क्लास में दो टॉपिक करेंगे, लेकिन दोनों टॉपिक को हम पूरी डीप में कोशिश करेंगे समझने की। और फ्लक्स की जब स्टार्टिंग करेंगे तो हम इस सूत्र की सहायता से फ्लक्स को समझेंगे और इस सूत्र तक पहुंचेंगे। क्षेत्रफल सदिश की बात करें, क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो वो क्या होगा, इसके तल के लंबवत भार की ओर होगा। और अंतिम बचा ए की घात कितनी हो जाएगी, माइंड बताओ। ये इसको ऐसे मैंने मोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें से जो फ्लक्स गुजर है वो बताओ कैसे निकलेगा। नहीं निकलेगा ना, क्योंकि इसकी प्रत्येक सतह अनिश्चित होगी है। और इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी निकलेगी, वो भी क्या हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। इस प्रकार से मान लो ये हमारी चलनी है, ठीक है। और इसको अगर ऐसे मान लो मोड़ दो चलनी को, और फिर एक एक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बताओ कैसे निकालोगे। तार है तो तार पर अगर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है। हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। और उसके बाद हम देखेंगे सतत आवेश वितरण जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सतत आवेश वितरण है वो तीन प्रकार से होता है। एक तो रेखीय आवेश वितरण जिसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर होता है पृष्ठीय आवेश वितरण जिसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर होगा आयतन आवेश वितरण जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस क्लास में दो टॉपिक करेंगे, लेकिन दोनों टॉपिक को हम पूरी डीप में कोशिश करेंगे समझने की। और फ्लक्स की जब स्टार्टिंग करेंगे तो हम इस सूत्र की सहायता से फ्लक्स को समझेंगे और इस सूत्र तक पहुंचेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी थोड़ी लंबी होने वाली है और इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र तब काम में आता है जब आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो और जो आप पृष्ठ ले रहे हो एक तरीके से समतल हो। और ये सूत्र तब काम आएगा जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तित हो रही हो और पृष्ठ आपका कैसे हो, समतल नहीं हो। तो आइए इन जानकारियों को जानते हैं और करेंगे साथ साथ में क्वेश्चन। तो करते हैं इस लेक्चर को शुरू। सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स है क्या। तो उसे जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा चित्र डायग्राम की सहायता से हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले लेते हैं हम एक समान विद्युत क्षेत्र। पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत फ्लक्स का। तो अगर मान लो ऐसे मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र है और आप इस विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करे हो ई सदिश से, और आपने एक पृष्ठ इस प्रकार से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया, और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, एस है। और इस पृष्ठ के क्षेत्र के फल के अभिलंब दिशा में इसका क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, ठीक है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, एस से प्रदर्शित करेंगे। अब तक आपने देखा होगा कि जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, अदिश राशि होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्षेत्रफल को सदिश बनाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो जिस तरीके से मान लो कि ये कागज है, ठीक है, ये है हमारा कागज, और इस कागज में क्या है, देखो ये एक तरीके से कागज का ऊपर वाला हिस्सा है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करें, क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो वो क्या होगा, इसके तल के लंबवत भार की ओर होगा, ठीक है। यानी देखो हम क्षेत्रफल को समझते हैं, जिस प्रकार से ये कागज आपने ऐसे रख रखा है, इस प्रकार से आपने इस कागज को रख रखा है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, निश्चित होगी। यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। अगर मैं एक तरीके से ये ले लूं कि मान लो इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है ए, और इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, क्षेत्रफल के जो सतह है उसके तल के अभिलंबत, सतह है उसके तल के अभिलंबत होगी। तो इस दिशा में इसके क्षेत्रफल सदिश की क्या होगी, दिशा होगी। और उसे किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, ए सदिश से प्रदर्शित कर रहे हैं। और ए सदिश का मान क्या होगा, क्षेत्रफल ए का मान और उसको बताने वाला एकांक सदिश यानी ए कैप, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्रफल सदिश को हम ए सदिश से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश को हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, एस सदिश से प्रदर्शित कर सकते हैं। और उसका मान किसके बराबर होगा, जो आप सतह ले रहे हो उसका कुल क्षेत्रफल और उसको दिशा, उसकी दिशा को बताने वाला अभिलंब, सतह के अभिलंब एकांक सदिश यानी ए कैप। तो ये बात हुई हमारी क्षेत्रफल सदिश की, ठीक है। तो अब देखो कि जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि एक तरीके से अगर हम देखें कि क्षेत्रफल सदिश और ई सदिश के मध्य कोण कितना है, थीटा है, ठीक है। और अगर आप क्या ले, इस क्षेत्रफल सदिश का इस दिशा में घटक ले, इस क्षेत्रफल सदिश का इस दिशा में घटक ले, तो वो क्या हो जाएगा, एस कोस थीटा आएगा, ठीक है, एस कोस थीटा आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसे मान लो एक त्रिभुज बनाओ तो ये भुजा क्या हो रही है, ये भुजा हो रही है आधार, तो कर्ण का आधार की दिशा में जो घटक आता है वो होता है कोस थीटा, ठीक है। देखो एक चीज समझो कि कोई भी सदिश है उसको हम एक लाइन
खींचते हैं और तीर का निशान बनाते हैं। ये लाइन बताती है सदिश के परिमाण को और तीर दिशा बताती है इसकी दिशा को। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो घटक लेंगे वो एक तरीके से एस क्या है, एस इस सतह का क्षेत्रफल है और आधार की दिशा में, कर्ण का आधार की दिशा में जो घटक होता है वो क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो इस प्रकार से एस कोस थीटा भी इसी दिशा में और आपका ई भी क्या है, इसी दिशा में। तो जब आप ई को एस कोस थीटा से गुणा करते हो तो पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान आता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्युत फ्लक्स को हम ई से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और आप इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हो, ई सदिश डॉट एस सदिश। तो ये सूत्र जो आप हमेशा पढ़ते हो, ई एस कोस थीटा, ई एस कोस थीटा, तो वो सूत्र इस तरीके से आए हैं। ठीक है, सीधा नहीं आया, पहले ये आता है फिर उसके बाद हम ये लिखते हैं। तो वापिस से आप समझते हैं कि अगर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र ई है और उसमें आपने एक पृष्ठ ले रखा जिसका क्षेत्रफल क्या है, एस है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, फाई बराबर ई एस कोस थीटा। और जब कोस थीटा आता है तब हम क्या कर सकते हैं, उनका अदिश गुणा कर सकते हैं, यानी ई सदिश डॉट एस सदिश। ये हुई फ्लक्स की बात। ठीक है, अब देखो, अब और बात करें तो जो फ्लक्स का मान है वो किस किस पर निर्भर कर सकता है, थीटा पर निर्भर कर सकता है सॉरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर कर सकता है और आप जो क्षेत्रफल ले रहे हो उस पर निर्भर कर सकता है। ठीक है, तो ये फ्लक्स का मान तीन राशियों पर निर्भर कर सकता है। अब देखो फ्लक्स को थोड़ा सा और अलग तरीके से समझते हैं। आप ऐसे मान लो कि ये सतह है, इस सतह से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, इस सतह से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के फ्लक्स क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी एक तरीके से माने कि किसी सतह से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी सतह से निकलने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। जैसे आपके मान लो स्कूल में जो मेन गेट है उसमें जितने बच्चे प्रवेश कर रहे हैं एक दिन के अंदर, तो हम मानेंगे वो बच्चे क्या है, एक तरीके से फ्लक्स है। तो उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित कोई इस प्रकार का पृष्ठ है, उस पृष्ठ से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है उन कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। भाषा के तौर पर अगर उन्हें हम गणितीय रूप में निकालें तो गणितीय रूप में निकालने का तरीका क्या है, ये है। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब देखते हैं आगे, जो फ्लक्स है वो एक तरीके से क्या है, अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि ई सदिश है और एस भी सदिश है, इनका अदिश गुणा करेंगे तो अदिश राशि होगी। फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है। दूसरा, अगर हम मान लो अगर हम इसके मात्रक और विमा की बात करें, ठीक है, हम इसका मात्रक और विमा ले रहे हैं यानी यूनिट और डायमेंशन ले रहे हैं, तो इसकी यूनिट क्या होगी। देखो कोस थीटा की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि कोस थीटा एक तरीके से लंबाई और एक तरीके से नीचे भी लंबाई, यानी आपका आधार आधार और कर्ण का अनुपात है, आधार और कर्ण का अनुपात है तो ऊपर भी लंबाई आ जाती है और नीचे भी लंबाई आ जाती है, तो उस स्थिति में कोस का कोई विमा नहीं होती। तो हमें बीमा किसकी लेनी पड़ेगी, ई और एस की बीमा लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका सूत्र क्या होता है, ई बराबर एफ बट्टा क्यू होता है। तो इसकी एक तरीके से विमा क्या हो जाएगी, बल की विमा न्यूटन और आवेश की विमा कूलाम। और ये है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हम किस मिलेंगे, मीटर स्क्वायर मिलेंगे। तो एक तरीके से अगर मात्रा की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम की घात कितनी, -1। ठीक है, और अगर आप इसका एक मात्र और लिख सकते हो क्योंकि ई बराबर होता है वी बट्टा डी। ठीक है, ई बराबर क्या होता है, वी बट्टा डी। तो उस स्थिति में v एक तरीके से वोल्ट है और d क्या है, दूरी है, तो मीटर नापेंगे। तो इसका दूसरा मात्रक भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो सूत्र से मात्रक बनता है, इसका तो कोई मात्रक है नहीं, तो इन दोनों का मात्रक हमने इस तरीके से बना लिया। अब e की जगह हम दूसरा मात्रक भी यूज कर सकते हैं, वोल्ट बट्टा मीटर। और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वापिस मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो मीटर से मीटर कट गया तो वोल्ट इंटू क्या आ गया, मीटर आ गया। तो ये इसका दूसरा मात्रक आ गया। पहला मात्रक तो है न्यूटन मीटर की घात 2 और कूलाम की घात -1। दूसरा मात्रक है वोल्ट इंटू मीटर। अब देखो इसकी हम विमा बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी विमा क्या होगी, विमा हमेशा जो सूत्र से मात्रक बनता है मात्रक से विमा बनती है। तो देखिए न्यूटन है तो न्यूटन की विमा हमने कहा था हमेशा याद रखना है m1 L1 T-2, ये आ गई इसकी विमा। और मीटर की घात कितनी है, मीटर की घात 2 है तो यहाँ पे L2 हो जाएगा। और कुलाम इनवर्स है। ठीक है, तो कुलाम के लिए वो बच्चों याद रखना है सीधा सीधा, एक कुलाम की अगर विमा की बात करें तो वो होता है A1 T1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, A1 लिख रहे हैं और इधर लिख रहे हैं T1। और
कूलाम की घात माइनस में, तो यहाँ पे घात माइनस में लगा देंगे। अब देखो इनको सरल करते हैं। m1 l कितनी है, 1l और ये 2l, l कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये t है और इसकी घात -1 है, तो यहाँ पे t की घात -1 और t की घात -2, तो -2 और यहाँ पे -1, टोटल कितनी हो जाएगी, t की घात -3 और अंतिम बचा a की घात कितनी हो जाएगी, -1। तो यहाँ पे इसका क्या आ गया, विमा सूत्र आ गया, ये इसका विमा सूत्र है। यहाँ तक हम पहुंच गए कि जो कूलाम है वो अदिश राशि है, उसका मात्रक 2 प्रकार से मात्रक बन जाता है और उसकी विमा सूत्र ये निकल जाएगी। ठीक है, अब क्या देखें, अब हम देखते हैं जो आपने थीटा लिया है, जो आपने थीटा लिया है उसके आधार पर हमको अलग अलग कोण लेंगे। जैसे मान लो 0 डिग्री ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे, 180 डिग्री ले लेंगे, तो उस स्थिति में गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। आगे देखते हैं स्थितियों के बारे में देखेंगे। अलग अलग स्थितियां लेंगे तो उस हिसाब से फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली स्थिति हम क्या ले रहे हैं, थीटा बराबर ले रहे हैं कितना डिग्री, पहली स्थिति यानी विशेष स्थिति यानी स्पेशल कंडीशन। थीटा बराबर क्या लोगे आप, थीटा बराबर ले लो 90 डिग्री। ठीक है, चलो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, विद्युत क्षेत्र कितनी होता इस प्रकार से है और आपने क्षेत्रफल सदिश ऐसे ले लिया। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश ऐसे ले लिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में और इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में, यानी आपने ऐसे ले लिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी दिशा में और क्षेत्रफल सदिश भी क्या इसी दिशा में, तो ये एस सदिश भी इसी दिशा में और दोनों के मध्य कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, यानी ये स्थिति है। तो आप बताओ फ्लक्स का मान कितना आएगा, फाई ई बराबर ई एस कोस थीटा, थीटा की जगह अलग दोगे 0 रख दोगे, तो एक तरीके से फ्लक्स का मान आ जाएगा ई एस, यानी इस स्थिति में फ्लक्स का मान क्या आता है, मैक्सिमम आता है, अधिकतम इसी स्थिति में आ सकता है और मान क्या रहा है, धनात्मक आ रहा है। ठीक है, तो आपको पूछ ले कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो होता है धनात्मक और किसी पृष्ठ में प्रवेश करने वाला फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जब कोण 0 डिग्री हो तो उस स्थिति में पृष्ठ में से अधिकतम हवा गुजरेगी। ठीक है, जैसे आप मान लो आप पंखे के सामने खड़े हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा हवा लगेगी और आप पंखे से थोड़ा सा टेढ़ा हो गए तो आपको हवा कम जो लग रही है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे होता है फ्लक्स कि ऐसी आपकी सतह है, ऐसी आपकी सतह है तो इस सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा से ज्यादा गुजरेगी और सतह को आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी लेकिन पहली तुलना में क्या होगी, कम गुजरेगी। तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिकतम गुजरती है। दूसरी स्थिति आप लोगे थीटा बराबर 90 डिग्री। तो देखो चित्र कैसे बनेगा, ये हो गया आपका ई सदिश की दिशा और क्षेत्रफल आप ऐसे ले लो तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की दिशा में होगा, यानी एस सदिश इस दिशा में होगा। तो देखो ई सदिश और एस सदिश के मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री है ना। आपने सतह कैसे ले ली, ऐसे ले ली। ठीक है, पहले ऐसे थी फिर आपने ऐसे कर ली तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस दिशा में होगा ऊपर की तरफ, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस दिशा में ऊपर की तरफ होगा। तो इनके मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री आ रहा है। अब मान निकालो फ्लक्स का, इसमें से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो ई एस कोस 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो इसमें से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। यहाँ पे फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, एक तरीके से मिनिमम हो जाएगा, वो कितना होगा, 0। सीधी सीधी बात देखो, विद्युत क्षेत्र रेखा है तो इधर से निकल जाएगी, इधर से निकल जाएगी, इसमें थोड़ी गुजरेगी। विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी आ रही है तो इसमें कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी, पृष्ठ से कोई नहीं गुजरेगी, तो उस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 0। तीसरी स्थिति देखते हैं, तीसरी स्थिति में थीटा बराबर कितना ले लो आप, 180 डिग्री ले लो। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पृष्ठ आपका ऐसा है, इसका क्षेत्र सदिश अब किस दिशा में है, अब इस दिशा में है, एस सदिश इस दिशा में है और ई सदिश क्या है, इस दिशा में है। तो दोनों के मध्य कोण कितना है, दोनों के मध्य कोण है 180 डिग्री। तो इस स्थिति में देखो फ्लक्स निकालना चाहे तो क्या आएगा, ई एस कोस 180 और 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक तरीके से -ES। इस स्थिति में मैक्सिमम
इस स्थिति में एक तरीके से 0 मान लो, और इस स्थिति में उल्टा मानते हैं एक तरीके से माइनस का, एक तरीके से वो भी क्या है, कम होता है। ठीक है, तो देखो कि अगर आप वापिस से देखो, अगर आप ऐसी स्थिति ले रहे हो, ठीक है, अगर आप मान लो आप जैसे पंखे वाली स्थिति ले, पंखा हमारे पीछे है, पंखा हमारे पीछे, हम उस तरफ खड़े हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि हमें से हवा गुजर रही है, तो उस समय विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। हम थोड़े से टेढ़े खड़े हो गए, तो हवा तो गुजर रही है लेकिन पहले की तुलना में क्या हो रही है, कम हो रही है। अब हम पंखे की तरफ ही मुड़ गए, पंखे की तरफ मुड़ गए, तो वो हवा एक तरीके से हम मानेंगे हमें नहीं लग रही है, तो उस स्थिति में फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आपकी सतह ऐसे है तो अधिकतम फ्लक्स गुजर रहा है, आपकी जो सतह है मान लो वो ऐसे है या ऐसे है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में और क्षेत्र सदिश इस दिशा में, तो दोनों के मध्य कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, तो उस स्थिति में फ्लक्स का मान 0 होगा। और सतह आपने ऐसे कर लिया, इस तरफ कर लिया, सतह आपने इस तरफ कर लिया, तो डिग्री जो कोण बनेगा, यानी क्षेत्र सदिश इस दिशा में और विद्युत क्षेत्र तीव्रता इस दिशा में, तो दोनों के मध्य कोण 180 डिग्री बनेगा। उस स्थिति में फ्लक्स का मान क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। किसी सतह से फ्लक्स जब निकलता है, सतह से फ्लक्स निकल रहा है तो वो धनात्मक, किसी सतह में जब फ्लक्स प्रवेश करेगा, प्रवेश कर रहा है तो वो ऋणात्मक, और किसी सतह से कोई फ्लक्स नहीं गुजरा तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से शून्य हो जाएगा उसका मान। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से फ्लक्स में हम समाकलन का उपयोग करेंगे। समाकलन की प्रक्रिया में आप जो एक तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, जो पहले ये जो हमने टॉपिक पढ़ा, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है और आपका जो सतह है वो भी क्या है, समतल है। लेकिन अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तित हो रही है और सतह भी कैसा होगा, समतल नहीं होगा। तब आप फ्लक्स का मान कैसे निकालोगे? उस समस्या के समाधान के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे समाकलन का उपयोग। और जब समाकलन आ जाए ना, तो समझना एक तरीके से रामबाण है, क्योंकि समाकलन छोटी छोटी चीजों को, जो बहुत छोटी चीजें हैं उनको जोड़ देता है और आसानी से हमें आंसर दे देता है। तो आगे देखते हैं। अब देखो, इतने देर तो आपने समझ लिया कि आपका जो सतह था वो इस प्रकार समतल था, ठीक है। अब बताओ, इसमें से फ्लक्स गुजर रहा था तो हम निकाल लेंगे फाई बराबर ई एस कोस थीटा या ई डी एस कोस थीटा से। लेकिन अब बताओ, ये इसको ऐसे मैंने मोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो बताओ कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, क्योंकि इसकी प्रत्येक सतह अनिश्चित होगी है, और इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी निकलेगी, वो भी क्या हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। इस प्रकार से मान लो ये हमारी चलनी है, ठीक है, और इसको अगर मान लो मोड़ दो चलनी को, और फिर एक एक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बताओ कैसे निकालोगे? अनगिनत है इसमें जो सतह है वो अनगिनत है, नहीं निकाल सकते। तो वहां पे कौन आता है, वहां पे आता है समाकलन। तो इस प्रकार की सतह, टेढ़ी मेढ़ी सतह है, इसमें से फ्लक्स गुजारना है, फ्लक्स का मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे? समाकलन से निकालेंगे। तो इसको प्रक्रिया को समझते हैं कि समाकलन कैसे करते हैं। अब देखो, मान लो हमारे पास ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सतह है, ठीक है। अब इस सतह का जो प्रत्येक भाग वो भी समतल नहीं है, तो हम इसके इतने टुकड़े करेंगे कि प्रत्येक पृष्ठ इतनी छोटी हो जाएगी कि वो समतल की तरह व्यवहार करे, और उन पृष्ठों से निकलने वाला जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो लगभग क्या रहे, समान रहे। तो हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये टॉपिक बच्चों है, वहां तक खत्म कर सकते थे हम, और आपको सीधा बता सकते थे कि ये सीधा याद रख लेना, ठीक है, और आप शायद कर भी लेते हैं। लेकिन मजा तो उस चीज में ना कि पूरी गहराई से समझे अंदर तक जाके कि कहाँ से शुरू होती है प्रक्रिया। इस प्रकार से हमने इसके इतने छोटे छोटे हिस्से कर दिए कि प्रत्येक एक तरीके से सतह यानी अल्पांश क्षेत्रफल सदिश है वो समतल है। यानी आपको इतना छोटा छोटा करना है कि इसकी जो प्रत्येक आप अवयव ले रहे हो ना, ये छोटे छोटे आपको अवयव दिख रहे हैं, ये एक तरीके से समतल हो और इनमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स लगभग बराबर हो। तो उस स्थिति में देखो कि मान लो ये सतह मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें अनगिनत सतह है, इसमें कितनी सतह है, अनगिनत सतह। उसमें से एक सतह में ले ली आईवी सतह, यानी एक आईवी सतह ले ली, और इस सतह का एक तरीके से क्षेत्रफल सदिश, एक तरीके से क्षेत्रफल मानो तो क्षेत्रफल कितना है, डेल एस आई है, और इसको हम एक तरीके से बता सकते हैं इसका क्षेत्रफल डेल एस आई है। और ये ऐसी सतह है तो इसका क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश जो होगी दिशा वो क्या होगी, मान लो इस दिशा में होगी, जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस दिशा में होगा। यानी कहने मतलब ये देखो कि इसका जो क्षेत्रफल है वो डेल आईवी सतह हम ले रहे हैं, आईवा पृष्ठ ले रहे हैं, यानी आईवा अल्पांश ले रहे हैं क्षेत्रफल का, तो उसका क्षेत्रफल तो इतना आ जाएगा, और उसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा मान लो ये ले रहे हैं, और ऐसे मान लो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, ठीक है। तो दोनों के मध्य कोण एक तरीके से हमें पता नहीं है, तो
अब हमने देखो वापस देखिए कि समतल सतह थी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान थी, तब हम आसानी से फ्लक्स का मान निकाल सकते थे। लेकिन सतह हमारी अनिश्चित हो गई है, इस प्रकार की सतह हो चुकी है, इस प्रकार की सतह हो चुकी है और इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, अनिश्चित होगा एक तरीके से। या विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, अनिश्चित होगी। असमान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है, असमान विद्युत क्षेत्र है और क्षेत्रफल भी हमारा क्या अनिश्चित है। तो उस स्थिति में हमने इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए कि इसकी प्रत्येक अल्पांश क्षेत्रफल अल्पांश, प्रत्येक क्षेत्रफल अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो लगभग क्या हो, एक समान हो और उन सभी से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो भी क्या हो, लगभग समान हो। तब हम क्या करते हैं, तब हम इस छोटे से जो अल्पांश है, आई व अल्पांश है, इसका एक क्षेत्रफल सदिश ले लिया और इसमें से जो फ्लक्स गुजरेगा उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसे हम प्रदर्शित करेंगे डेल फाई ई, या आप ऐसे कर दो, उसमें से गुजरने वाले फ्लक्स को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, यानी आई वे अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वो क्या होगा, ई सदिश डॉट डेल एस, ठीक है, डेल एस आई सदिश। तो ये हमारा सूत्र बना और इस सूत्र में हम और बदलाव कर सकते हैं कि मान लो कि आई वे पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स से गुजर रहा है उसको हमने कह दिया ई आई, ठीक है। तो पृष्ठ तो बहुत सारी है, उसमें से हमने एक पृष्ठ चुन लिया और उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या है, डेल एस आई है, सदिश है। और उस पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई आई सदिश है और दोनों का अदिश गुणा कर दो तो इसमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, अब हम ये बोल रहे हैं कि जो हमने छोटे छोटे टुकड़े किए क्षेत्रफल के वो इतने छोटे हैं कि प्रत्येक का क्षेत्रफल लगभग समतल है, प्रत्येक का क्षेत्रफल समतल है, बराबर की बात नहीं करें, प्रत्येक का क्षेत्रफल जो है वो समतल है और उनमें सब में से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या है, एक समान है। तब आप देखो कैसे परिवर्तन कर सकते हो, तब आप बोलोगे हम सभी इन क्षेत्रफलों का योग करेंगे। तो सभी क्षेत्रफलों का योग करने के लिए हम क्या लेते हैं, सभी क्षेत्रफलों का योग करने के लिए हम लेते हैं समेशन शुरुआत में, ठीक है। तो शुरुआत में हमने समेशन ले लिया, इस प्रकार से ये मान हमने रख दिया, ये मान आ गया हमारा समेशन वाला। अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे कि जो एक तरीके से डेल एस आई है वो और छोटा है, यानी बहुत छोटा है। तो बहुत छोटी चीजों को काउंट करने के लिए हम वहां पे क्या लेते हैं, समाकलन लेते हैं। तब आप जब इसका समाकलन लोगे, ठीक है, आई वे पृष्ठ के लिए और इसका समाकलन लोगे इस प्रकार से, तब आप इन चीजों को सरल कर पाओगे। और इसको अगर हम बदलें तो हम ये कह देंगे कि इस पूरी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स वो क्या होगा, ई फाई होगा, ठीक है। और उसका सूत्र क्या होगा, अब देखो हम यहाँ से आई हटा रहे हैं और इनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। जब आप डेल एस आई का मान छोटा लेते हो तो उस स्थिति में डेल की जगह हम क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। देखो बहुत सारी प्रक्रिया है, जब आपका मान एक तरीके से मान लो इस तरीके से, मतलब थोड़ा थोड़ा हमें एक तरीके से क्षेत्रफल पर्याप्त है तब हम डेल लेते हैं, छोटे क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने के लिए डेल लेते हैं। और अगर आपका जो मान है क्षेत्रफल का वो और छोटा हो गया तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या लेंगे, डी लेंगे। और हम शुरुआत में क्या लेते हैं, मान लो समेशन लेते हैं, ये भी योग को बताता है। और अगर आप जो क्षेत्रफल ले रहे हो और छोटा है तो वहाँ पे समेशन काम नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, समाकलन काम आएगा। तो समेशन की जगह हमने समाकलन लिख दिया। अब डेल की जगह आप देखो, डेल की जगह हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। देखो हम एक तरीके से डेल की जगह ये डी लिख सकते हैं, या यहाँ पे हमें यहाँ पे ही परिवर्तन करना पड़ेगा। यहीं पे हमने एक तरीके से क्या लिख दिया, डी लिख दिया। यहीं पे हमने क्या लिख दिया, एक तरीके से डी लिख दिया। और साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि इनमें से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या है, एक समान है। तो इसलिए आई वाला पद हटा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं जो एक तरीके से हमने जो क्षेत्रफल लिया है वो लगभग क्या है, समतल है। तो ये सभी क्षेत्रफलों को प्रदर्शित कर रहा है और अंत में जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा ई फाई समाकलन ई डॉट डी एस। ये आ गया। हमने जो सूत्र स्टार्टिंग बात की थी कि समाकलन किस प्रकार से निकलेगा, तो समाकलन का सूत्र है वो इस प्रकार से निकलेगा। समेशन को जब समाकलन बदलते हैं तो दो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। परिवर्तनशील राशि है, ये परिवर्तित हो रही है, क्षेत्रफल का मान अलग अलग है लेकिन क्षेत्रफल समतल है। तो इस स्थिति में हम क्षेत्रफल और छोटा ले रहे हैं, और छोटा ले रहे हैं तो डेल की जगह डी आ जाएगा, समेशन की जगह समाकलन आ जाएगा। तो ये हमने परिवर्तन कर लिया। अब आई वाला बात नहीं हो रही क्योंकि हम संपूर्ण सतह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में फाई ई बराबर समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश। अगर आपकी सतह बंद पृष्ठ है तो आपको ऐसे बंद पृष्ठ लिखना पड़ेगा और यहाँ पे एस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, यानी आप एक तरीके से पृष्ठीय समाकलन कर रहे हो, इसलिए आप इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हो। तो ये प्रक्रिया हमारी पूरी हो चुकी, जिसमें हमने देख लिया कि किस प्रकार से हम जो ई बराबर क्या आता है,
ES cos थीटा था वहां से शुरू किया था और यहाँ पे समाकलन वाली प्रक्रिया में आ गए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है हमारा एक तरीके से सतत आवेश वितरण। अब देखिए कि मान लो कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, कोई बंद पृष्ठ है, इसमें से जो फ्लक्स से गुजर रहा है तो वो होगा ऋणात्मक, और इसमें से जो बाहर निकल रहा है वो क्या धनात्मक होगा। इस प्रकार से हम लेते हैं, ठीक है। तो एक बार हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से हमें और चीजें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान कितना है, 200 आई के प्लस 300 जे के वोल्ट इंटू मीटर, और जो आप क्षेत्रफल ले रहे हो उसका मान कितना है, एक तरीके से उसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल सदिश कितना है, 5 × 10⁻³ जे के इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखो हमें फ्लक्स निकालना है, तो हमारे पास सूत्र क्या है, हमारे पास सूत्र है ई फाई ई बराबर ई सदिश डॉट एस सदिश, ठीक है। ई सदिश का मान लिखो, ई सदिश का मान कितना है, 200 आई के 300 जे के, ठीक है, और फिर लगाओ डॉट का चिन्ह, अदिश गुणा, फिर लिखो 5 × 10⁻³ यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे के बचेगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब जे के को मान लो आई के को जे के से गुणा करते हैं, डॉट गुणा, तो वहां पे कौन आता है एक तरीके से 90 डिग्री, और कोस 90 का मान कितना होगा, 0 होता है। तो इन दोनों को गुणा करने पर कोस 90 का मान 0 आएगा, तो ये राशि 0 हो जाएगी। लेकिन जे के को जब जे के से गुणा करोगे तो उनका जो एकांश सदिश है वो 1 आएगा, और ये राशि इससे गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा फ्लक्स का मान क्या आ जाएगा, फ्लक्स का मान आ जाएगा 300 × 5 कितने होते हैं, 1500, ठीक है, 1500, और फिर 10⁻³ जे केप डॉट जे केप, देखो जे केप डॉट जे केप, तो यहाँ पे होता है जे के पहले वाले सदिश का परिमाण, दूसरे वाले सदिश का परिमाण, और दोनों के मध्य कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो इस स्थिति में जे केप का परिमाण 1, इस जे केप का परिमाण 1, कोस 0 का मान 1, तो राशि कितनी आती है, 1 आती है। लेकिन आई केप डॉट जे केप करोगे तो एक तरीके से इनका इस पहले वाले का परिमाण 1 आ जाएगा, दूसरे वाले का परिमाण 1 आ जाएगा, और जो इनके मध्य कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो टोटल मान 0 आ जाएगा। तो इस स्थिति में इसको इससे गुणा किया, गुणा तो हो गया, लेकिन आई केप जब जे केप से गुणा हुआ तब मान 0 आ गया, जे के को जी केप से गुणा किया तब मान कितना आ गया, 1 आ गया। लास्ट में मात्र कितना आएगा, आ जाएगा आपका मात्र क्या था, मात्रक, देखो यहाँ पे तो मात्रक होगा आपका वोल्ट बट्टा मीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। और इसको और थोड़ा सरल करो तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो ये 2 घात है, ठीक है, 2 घात है, तो यहाँ पे 1 घात क्या हो गई, कम हो गई, यानी ये तो 100 है और ये है तो 10⁻³ इसको 10⁻² मान सकते हैं, इसको 10⁻³ मान सकते हैं, तो 1 घात कम होगी, वोल्ट इंटू मीटर। और इसको सरल करना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, घात -1 है तो 1.5 वोल्ट टू मीटर। ये आ चुका हमारा एक क्वेश्चन हमने किया है। और अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा सतत आवेश वितरण, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला तो है रेखीय आवेश वितरण, जिसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर इसको समझे तो मान लीजिए जिस प्रकार से ये तार है, तो तार पर अगर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, यानी तार पर आवेश क्या है, बहुत पास पास है, और आवेशों की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इस प्रकार के वितरण को हम बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। और दूसरा टॉपिक है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण, जिसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको समझने के लिए हम मान लो इस प्रकार से ये बुक ले रखी है, तो इस बुक के ऊपरी सतह पर अगर आप बोलो कि आवेश एक समान रूप से वितरित है, आवेशों का मान बहुत ज्यादा है और आवेश बहुत पास पास में स्थित है, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। और अगर हमारा तीसरा टॉपिक की बात करें तो वो है आयतन आवेश वितरण, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक तरीके से आयतन है, जैसे डस्टर है, इसे हम घनाभ मान सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आवेश एक समान रूप से वितरित है तो इस प्रकार के आवेश वितरण को हम बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। अब जानते हैं कि ये टॉपिक हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, कि जिस प्रकार से हमने देखा था कि जो कूलाम का नियम है उससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी अलग अलग आवेश वितरण के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल सकते थे अध्यारोपण के सिद्धांत से। इस प्रकार के, ठीक है, बिंदुओं से हम आवेश वितरण की सहायता से क्या कर सकते हैं, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। लेकिन आवेश का मान बहुत ज्यादा होगा और आवेश बहुत पास पास होंगे, तो उस स्थिति में हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें बहुत बड़ी राशि लेनी पड़ेगी, जो यहाँ पे संभव नहीं हो पाएगी।
ठीक है, क्योंकि हमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आपने आवेश बहुत ज्यादा ले लिया, यानी करोड़ों में, अरबों में, खरबों में आवेश आपने ले लिया, तो उस आवेशों के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालोगे, तो एक एक का मान रखोगे और एक एक का निकालोगे, फिर सबको जोड़ोगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया, आवेश घनत्व की अवधारणा का विकास किया गया। यानी एक तरीके से घनत्व की अवधारणा का विकास किया गया आवेशों की, और साथ में लास्ट में क्या लिया गया, कैलकुलस यानी कलन, समाकलन की सहायता से इस सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सरल कर सकते हैं। समाकलन एक तरीके से रामबाण है, ठीक है। जिस प्रकार से रामबाण की हम बात करते हैं, उसी प्रकार समाकलन रामबाण है। समाकलन क्या करता है, बहुत छोटी छोटी चीजों को एक साथ जोड़ देता है और बड़ी से बड़ी जो कैलकुलेशन उसे छोटे से रूप में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे हम आवेश घनत्व और समाकलन की सहायता से इस समस्या को खत्म करेंगे। और हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास अगर मान लो कि इस प्रकार का तार है, ठीक है, एक बार चित्र बनाए कि मान लो एक प्रकार से आपके पास इस प्रकार का तार है और इस पर आवेश का मान बहुत ज्यादा है और आवेश एक समान रूप से वितरित है, आवेशों के मध्य बहुत कम दूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार के तार, आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और ये तार मान लो बहुत लंबा है, तो उस स्थिति में समाकलन और आवेश घनत्व की अवधारणा लेंगे, इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। और अगर हम किसी पृष्ठ की बात करें, तो इस प्रकार से मान लो कोई पृष्ठ है, उस पर भी आवेश क्या है, एक समान रूप से क्या मान लो वितरित है। तो इस पृष्ठ के कारण किसी बिंदु P पर मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उसके लिए भी हमें अगर एक एक आवेश के कारण निकालोगे तब तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। इन चीजों का समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं, आवेश घनत्व की अवधारणा लेते हैं और समाकलन का उपयोग करेंगे। तब अभी आपके सामने देखेंगे कि किस प्रकार से इतनी बड़ी समस्या बहुत आसानी से सरल हो जाएगी। और अगर आयतन की बात करें, तो मान लो एक आपके पास घन है, ठीक है, और घन में एक समान रूप से आवेश वितरित किया गया है, तो इस प्रकार के आवेशित घन के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ने का उद्देश्य यही है। और आगे जो आपका गाउस का नियम आएगा, वहाँ पे भी ये टॉपिक काम आएगा। इससे हम एक रिजल्ट निकालेंगे, वो रिजल्ट आगे अप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं पहले वाला। तो मान लो कि ये एक क्या है, तार है, जिसकी कुल लंबाई मान लो, कुल लंबाई कितनी है, इस तार की कुल लंबाई है मान लो L है, ठीक है। लेकिन हम छोटी सी लंबाई की बात करें, और छोटी सी लंबाई है, इसका मान कितना है, DL है, ठीक है। आवेश वितरण की अगर हम बात करें, सतत आवेश वितरण, तो सतत आवेश वितरण की परिभाषा इस प्रकार से देते हैं कि मान लो आवेश है, किसी सतह या किसी लाइन या किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है और आवेशों का मान बहुत ज्यादा होता है, आवेशों की संख्या वहां पे क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो इस प्रकार के आवेश वितरण को क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण कहेंगे। यहाँ पे एक तरीके से इनके जो आवेश है, उनके मध्य एक तरीके से दूरी बहुत ही कम होती है। जिस प्रकार की हम बात करें कि कमरे में गैस के अणु है, तो गैस के अणु एक समान रूप से वितरित है, यानी ऐसे नहीं कि थोड़ी दूर गैस के अणु है, फिर थोड़ी सी जगह होगी खाली, ठीक है, फिर गैस के अणु आगे आगे, ऐसा नहीं, पूरे कमरे में गैस के अणु है तो हर जगह गैस के अणु मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आवेश वितरण की अवधारणा है कि आवेश है तो हर बिंदु पर आपको आवेश मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण की। तो एक रेखा है, उस पर आवेश इस प्रकार से वितरित है। इस लाइन की या इस रेखा की हम बात करें, तो इसकी लंबाई कितनी L है, और इसमें से हमने अल्पांश छोटा सा हिस्सा ले लिया, जिसकी जो एक तरीके से लंबाई कितनी है, DL है, ठीक है। छोटे अल्पांश को DL से प्रदर्शित करेंगे और इस पर आवेश कितना मान लिया हमने, DQ मान लिया। इसी प्रकार से ये एक पृष्ठ है, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है और इसका हमने छोटा सा अल्पांश ले लिया, जो एक तरीके से क्या होगा, DS होगा, ठीक है, DS होगा। और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, S है, और इस पर भी आवेश का मान कितना है, आवेश का मान है DQ, ठीक है। छोटा अल्पांश है तो छोटा आवेश होगा। इसी प्रकार से ये आयतन है, पूरा आयतन मान लो V है, पूरा आयतन V है, और ये अल्पांश ले लिया आपने, और इस अल्पांश का जो आयतन है वो क्या, DV है, और इस पर जो आवेश है वो क्या है, DQ है। पहले हम निकालते हैं रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। अब देखो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो एक तरीके से DL लंबाई है, DL लंबाई के अल्पांश पर आवेश कितना है, DQ है, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे बोलेंगे DS लंबाई के जो पृष्ठ है, DS जो एक तरीके से पृष्ठ है, उस पर आवेश का मान कितना है, DQ है। इसी प्रकार से हम बोलेंगे कि जो DV आयतन है, उसमें आवेश कितना है, DQ है, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, यानी एकांक लंबाई में आवेश को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, कैसे लाएंगे, हम एकांक लंबाई आवेश होगा DQ बट्टा DL, और यही आपका क्या होता है, यही आपका होता है लैम्डा के बराबर,
और लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। इसी प्रकार से हम बोलेंगे एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा, dq बट्टा में ds, और इसे बोलेंगे हम सिग्मा के बराबर। यह है पृष्ठ आवेश घनत्व, यह है रेखीय आवेश घनत्व, यह है पृष्ठ आवेश घनत्व। और इसी प्रकार से हम बोलेंगे एकांक आयतन में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, यानी dq बट्टा dv। और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, रो से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो देखो परिभाषा रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व, इसकी परिभाषा क्या है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। ठीक है, और ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। यह है आयतन आवेश घनत्व जिसे हम रो से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये सिग्मा है, ये रो है। तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे। अब हम इसका निकाल रहे हैं मात्रक और विमा। ठीक है, तो देखो क्यों मात्रक विमा क्यों निकाल रहे हैं, परीक्षा हम पूछे नहीं पूछे, लेकिन आपको न्यूमेरिकल देंगे ना, तब आपको वहां पे बता के नहीं देंगे कि हम लैम्डा का मान दे रहे हैं। वहां पे लास्ट में जो आपके पास वैल्यू आएगी, जो मान आएगा, उसके पीछे मात्रक दे देंगे। उस मात्रक से हमें पहचाना, अच्छा लैम्डा का मान दे रखा है या सिग्मा मान दे रखा है या रो का मान दे रखा है। तो देखो लैम्डा की विमा की बात करें, पहले मात्रक निकालेंगे। ठीक है, मात्रक सूत्र से मात्रक निकलता है और मात्रक से क्या निकलेगी, विमा निकलेगी। तो इसकी यूनिट क्या, देखो आवेश की यूनिट कितनी होगी, गुलाम, और लंबाई है तो क्या हो जाएगा, गुलाम बट्टा मीटर। इसी प्रकार से अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा, गुलाम, और क्षेत्रफल है एक तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके मात्रक की बात करें तो वो क्या होगा, गुलाम बट्टा में आयतन है, आयतन किस में निकालते हैं, मीटर क्यूब में निकालते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गुलाम मीटर घात -3। इसको हम ऐसे इसका जो मात्रक है इसको ऐसे बोल सकते हैं, गुलाम मीटर घात -2। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, या गुलाम मीटर घात -1। अब बोले विमा, विमा क्या आएगी इसकी, इसकी विमा आएगी आपकी, देखो गुलाम की विमा हमने बताया था पहले, A1 T1, ये हमें याद रखनी है। और यहाँ पे L की घात कितनी होगी, -1 होगी, क्योंकि मीटर है, मीटर घात -1 है, तो L की घात कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से M0 L-1 T1 A1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M0 m की घात -2 है, तो L की घात कितनी हो जाएगी, -2। इसका क्या आ जाएगा, A1, या पहले आप T लिख लो। ठीक है, T1 A1। इसी प्रकार से इसका विमा सूत्र क्या आ जाएगा, M0 L-3 T1 और A1। तो ये बात हुई लैम्डा की। ठीक है, अब देखो घनत्व क्या होता है, घनत्व का मान तो एक समान होता है। अगर आप पूरे तार की लंबाई ले लो L, और उस पर पूरा आवेश कितना ले लो, मान लो आपने पूरी तार की लंबाई L लेनी है और उस पर आवेश कितना Q है, तो Q बट्टा L भी क्या होगा, लैम्डा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, Q बट्टा L भी क्या होगा, लैम्डा के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसमें आप लैम्डा निकालना चाहो पूरे पृष्ठ के लिए, ठीक है, यहाँ पे तो आएगा सॉरी सिग्मा, सिग्मा निकालना चाहो तो पूरे पृष्ठ पर आवेश कितना है, मान लो Q है, और पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, S है। यहाँ पे आप आयतन आवेश घनत्व निकालना चाहो, यानी रो का मान, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश Q बट्टा में आयतन कितना V। तो ये भी सूत्र है। ठीक है, घनत्व का मान कभी बदलता नहीं। तो ये चीज हो गई, हमें जो समझनी थी वो समझ ली। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं किसी बिंदु पर। तो आइए थोड़ी सी क्या करते हैं, यहाँ पे जगह बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आप नोट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रफ कॉपी में नोट करना है, क्योंकि हम एक तरीके से काम रफली कर रहे हैं, थ्योरी वाला पोर्शन थोड़ा हम कम कर रहे हैं। ठीक है, आप रफ कॉपी में नोट कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम तीनों के लिए एक बिंदु लेंगे जिस पर इन तीनों आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो एक बिंदु यहाँ पे मान लो P ले लिया, और इसकी यहाँ से दूरी आप मान लो क्या है, R सदिश है मान लो। ठीक है, यानी इसको एक तरीके से सदिश से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे आप एक बिंदु ले लो P, और ये हो जाएगी इसकी एक तरीके से दूरी, ये हो गया R सदिश। इसी प्रकार से ये ले लो यहाँ पे बिंदु P। ठीक है, और ये हो जाएगा एक तरीके से R सदिश। इस पर देखो, इस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा भी यही है, ई की दिशा भी यही है, और एक तरीके से आर कैप की दिशा। ठीक है, आर कैप बोले तो एकांक सदिश की दिशा वो भी क्या है, यही है। इसी इसी प्रकार यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा भी यही है, और आर कैप एकांक सदिश की दिशा भी यही है। इसी प्रकार से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा ई इसी दिशा में है। ठीक है, और एकांक सदिश है वो भी क्या एक तरीके से इसी दिशा में। अब देखो हम थोड़ा सा देखते हैं कि मान लो कि ये छोटा सा अल्पांश है, इसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो बहुत ही कम आएगी, थोड़ी आएगी। तो उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम DE से प्रदर्शित कर रहे हैं।
और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती कितने एक तरीके से के क्यू बट्टा आर स्क्वायर होती है। लेकिन आपका जो आवेश थोड़ा है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान भी क्या होगा, थोड़ा होगा। और थोड़ी राशि को फिजिक्स में किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये डीई हो गया। अब देखो के का मान यहाँ पे मात्र इस सूत्र से काम लेते हैं, के का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब आपका आवेश भी क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि आपने छोटा आवेश ले रखा तभी विद्युत क्षेत्र तीव्रता छोटी आई, आवेश भी छोटा आएगा। आर स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये सदिश है तो इसको प्रदर्शित करने के लिए ये क्या आ जाएगा, आर के बचेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो, अब हम क्या करें, हम ये बोल रहे हैं कि छोटे से अल्पांश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आएगा वो ये है। ठीक है, इसी प्रकार से ये सूत्र इसके लिए काम आ रहा है, ये सूत्र भी इसके लिए काम आएगा। यहाँ तक बात हुई। अब देखो, अगर हम बोले कि हम पूरे तार के कारण, इस पूरे पृष्ठ के कारण और पूरे आयतन के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना चाहते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको समाकलन करना पड़ेगा। और समाकलन करोगे तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका अगर समाकलन करोगे तो वो क्या होगा, E के बराबर होगा, E सदिश के बराबर होगा। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान परिवर्तित होता नहीं है, इसको आप क्या रख सकते हो, बाहर रख सकते हो। और यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, डी क्यू रख सकते हो। और यहाँ पे क्या रख सकते हो, एक तरीके से आर स्क्वायर रख सकते हो। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आर कैप हो गया। इस तरीके से हमने मान रख दिया। अब देखो, हमने पीछे क्या निकाला था, हमने लैम्डा का मान निकाला था छोटे आवेश के लिए। लैम्डा का मान निकाला था कितना, डी क्यू बट्टा डी एल। तो यहाँ से हम डी क्यू का मान क्या रख सकते हैं, लैम्डा डी एल रख सकते हैं। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे क्या निकाला था, सिग्मा बराबर डी क्यू बट्टा में एक तरीके से डी एस। तो यहाँ पे हम डी क्यू का मान कितना ले सकते हैं, सिग्मा डी एस, ये निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे क्या निकाला था, रो बराबर डी क्यू बट्टा में डी वी। तो डी क्यू का मान कितना हो जाएगा, डी क्यू का मान हो जाएगा रो डी वी। ये प्रकार का मान आ चुका। अब देखो, अब हमें खाली इस सूत्र की सहायता लेनी है। इस सूत्र की सहायता से हम इन ये सूत्र तीनों के लिए अप्लाई हो जाएगा, और तीनों के लिए डी क्यू का मान अलग अलग आ जाएगा, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। ये इतना ही हमें इस टॉपिक में करना होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इन तीनों सूत्र पर ये सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका एक तरीके से कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर आने वाली है, वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आपने अभी क्या बोला था, डी क्यू बटा आर स्क्वायर, आर के बोला था, तो यहाँ पे डी क्यू का मान कितना है, लैम्डा है, ये क्या है, डीएल है, ये आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आर के बचेगा। ठीक है, अब देखो, आप आर को बाहर रख सकते हो, परिवर्तनशील राशि नहीं है, लैम्डा को बाहर रख सकते हो, आर के को बाहर रख सकते हो, डीएल का आप क्या कर दो, समाकलन कर दो, तो आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये आंसर आ चुका, हमें इतना ही इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, और आगे देखें कि कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पृष्ठ के कारण बिंदु P पर कितना आ जाएगा, तो वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू बटा आर स्क्वायर, आर के था, तो डी क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, सिग्मा डी एस लिख देंगे, सिग्मा डी एस लिख दिया, आर स्क्वायर लिख दिया, और आर के लिख दिया, ये चीज आ चुकी। अब देखो, इसी प्रकार से ये सूत्र आ गया इसके लिए, और अंतिम में क्या आ जाएगा, ई बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहाँ पे डी क्यू था, डी क्यू बटा आर स्क्वायर, आर कैप, तो डी क्यू जगह हम क्या लिख देंगे, रो डी वी बट्टा में आर स्क्वायर आर कैप। तो ये बच्चों हमारा टॉपिक दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने कोशिश ये की है कि हम सभी चीज़ों को कंप्लीट पूरा समझा सकें, तो वो हमने कोशिश की है। ये है रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र ये है, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र ये है, और आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये है। तो ये हमारा टॉपिक, दो टॉपिक थे, हमने दोनों कंप्लीट किए, और दोनों में हमने रीजन बताया कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं और किस तरीके से हम समाकलन की सहायता से बड़ी बड़ी समस्याओं को एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। जो हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं, तो वो बच्चों तक पहुँचे और बच्चों का फायदा हो, यही हमारा मेन उद्देश्य है। तो अब बच्चों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।